बिजनेस कोचिंग की दुनिया में राहुल मलोदिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उन्होंने लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को ग्रो किया है, उनके बिजनेस को ग्रो किया है। उनके फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो रील्स और वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करते हैं। और वो जोश टॉक पर एज ए स्पीकर भी जा चुके हैं और आज हमें मौका मिला है उनके साथ खास बातचीत करने का और वो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जिसमें हम सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमें ये बताइए, आप इस बिजनेस कोचिंग की लाइन में ही क्यों आए? देखो पृथ्वी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया आपके इतने सक्सेसफुल शो पे। और जैसा आपने कहा, आप यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों को बुलाते हैं, इंस्पायरिंग होने की बात करते हैं, उनसे कुछ सीखने की बात करते हैं। तो मैं नहीं मानता भी कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल हूँ या किसी को ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक जर्नी मैंने की है, एक यात्रा की है, ज़ीरो से कुछ उठ के ठीक ठाक काम किया है। और अभी भी थोड़ा बहुत आसमान और बाकी नापना, तो कर रहे हैं चीज़ें। पर हाँ, मेरे अनुभव से मैं जो जो चीज़ें शेयर कर सकता हूँ एकदम खुले दिल से करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको इंटरव्यू नहीं मानूंगा, मैं ये मानूंगा कि आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से कुछ बातें करूँ। जी जी बिल्कुल, बस एकदम बताइए। कैजुअल अपनी बात है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप बिजनेस कोचिंग लाइन में ही क्यों आए? दोस्तों, बिजनेस कोचिंग लाइन में, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी थ्योरी होती है, हर आदमी का एक अपना पैशन होता है कि भैया, और मैं सब मानता हूँ कि आदमी को वो करना चाहिए जिस चीज़ में उसको लगता है कि इनहेरेंटली अच्छा है, वो जन्म से अच्छा है, मैं ऐसा मानूंगा। वैसे तो देखो, हर टैलेंट मेहनत करके पाया जा सकता है, बट कुछ भगवान का, जिसको अपन कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट होता है। भगवान कुछ कहता है कि यार ये चीज़ तो इसमें अलग से ही दी। यार उसेन बोल्ट तो भाई दौड़ता है ही बचपन से, ये क्या करे, फेल्प्स भैया तैरता ही है। तो मैं, जहाँ तक मुझे जब से याद है, मैं जब छोटा बच्चा था, जब 3rd क्लास में था, तब भी 1000-1500 बच्चे बैठे थे, तो मुझे स्कूल में प्रार्थना करने बुला लेते थे कि आज गायत्री मंत्र आप कराओगे। और मैं कहा ठीक है, करा देंगे, तो क्या है। तो मैं नर्वस नहीं होता था, मैं उठता था और चढ़ जाता था कि ठीक है चलो, 1500 बच्चे बैठे, बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। तो वो कॉन्फिडेंस जिसको आप कहते हैं ना, कि मैं कभी स्टेज से नहीं डरा, मैं कभी कैमरे से डरा ही नहीं। किसी भी आदमी के सामने कुछ कहना होता है, चाहे 5 हो, 500 या 5000, मैं खुल के बात कर देता हूँ। दूसरा, एक बचपन से, चाहे आप उसको डीएनए मान लो, मेरे पिताजी, दादाजी, मेरा मेमोरी बहुत बढ़िया रही। कुछ भी पढ़ लेते थे भैया, याद हो जाता था, कुछ भी चीज़ है तो रट गई। तो अब मैंने कहा देखो, अपन नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, ये अपनी काबिलियत है, इनहेरेंट भगवान की दी हुई। नॉलेज बांट सकते हैं, ये काबिलियत है। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अपन करें। तो मैं सीए भी था, सीए में अपन इकट्ठा करते थे, पर बांटने को बहुत लिमिटेड क्लाइंट थे कि ठीक है, जो आपके पास 100, 200, 500 फाइल है, आप उन्हीं लोगों को तो बताएंगे। और अगर कंसल्टिंग में, मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी था, पर वहाँ क्या रहता है, एक बार में आप 10 क्लाइंट या 15 क्लाइंट ले सकते हो। तो मुझे लग रहा था यार, ये चीज़ मास तक पहुँचानी है, तो मास कैसे पहुँचेगा। तो मास हमेशा कोचिंग में पहुँचता है, क्योंकि कंसल्टेंट कमरे में एक आदमी से बात करता है, कोच स्टेज पे खड़ा होकर 5000 आदमियों से बात कर सकता है। तो मुझे मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचाना था। तो बिजनेस कोचिंग मुझे इसलिए बेटर लगा, क्लासेस थी, हुच थी, और फिर सोशल मीडिया अपने आप में आज की डेट में एक ओपन क्लासरूम है, तो उसके माध्यम से भी चीज़ें कर रहे हैं। और ये आपका और दर्शकों का प्यार है कि अभी 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है और होपफुली 5 लाख टच कर जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करो। मतलब बहुत ही इजी तरीके से शुरुआत में आप इजी तरीके से सीए क्रैक कर लिए और सीए से बहुत इजी तरीके से आप बिजनेस कोचिंग कर ले। मतलब ये जर्नी बहुत आसान रही आपके लिए, मैं राइट? नहीं सर, आसान, उतनी आसान तो नहीं रही। जब उस जर्नी से आप गुजर रहे होते हो ना, तब लगता है यार ये एक एक दिन कैसे कटेगा, या आज का दिन कैसे निकलेगा, या आज की रात कैसे जाएगी। अच्छा। बहुत लंबा लगता है, लेकिन जब वो सफर तय करके आ जाते हो, अब बस पीछे मुड़ के देखते हो, तो आप उसको एंजॉय करते हो। तो जितने भी लोग कहते हैं ना, हमने संघर्ष किया, जब वो संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष लगता है, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार वो भी क्या दिन थे। अच्छा। जैसे एक एग्जाम्पल की, गाड़ी में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं, मान लो अब 50 रुपए का पेट्रोल भराया, कुछ जगह तक चली, अब लगा यार पेट्रोल तो बंद हो गया, तो थोड़ा टेढ़ी करके चला लिया, फिर अब तो धक्का देना ही पड़ेगा। अब वो धक्का देख के जा रहे हैं, है ना, कि एक हाथ में कंधे पे बैग लटक रहा है, एक हाथ में हेलमेट है, बाइक को आप खींच रहे हो, तो स्ट्रगल है, धूप में रोना आ रहा है कि यार ये कोई जिंदगी है। लेकिन वो दिन निकल गए। अब मैं अगर गाड़ी से जाता हूँ, किसी को देखता हूँ ना, मैं कहूँ यार ये भी दिन थे यार, और भाई हम क्या क्या करते थे, हमने ये किया है। तो जब करते हैं तब वो संघर्ष है, वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो एक सेटिस्फेक्शन है कि यार अपन कहाँ से कहाँ है। तो स्ट्रगल तो जर्नी में था भाई साहब। मतलब
महीने का किराया मतलब जब सीए जब मैंने शुरुआत में किया था तो शुरुआती प्रैक्टिस को मैं बिजनेस फैमिली से हूँ नहीं, मेरे फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ी जॉब पे भी लोग नहीं है, ठीक ठाक अपना काम कर रहे हैं। तो बिजनेस मुझे पहली फाइल भी लाने के लिए बड़ा जोर था। तो ऑफिस आप ले रहे हैं, ऑफिस का खर्चा है, चाहे और आप एम्प्लॉय नहीं भी रखो, ये ऑफिस का किराया तो दोगे, चाय पानी साफ सफाई ये तो दोगे, बिजली तो दोगे, क्लाइंट आएगा एसी तो चलाओगे, तो ये खर्चा भी 13-14 हज़ार था, वो निकालना भी टफ था। तो शुरुआत में तो मैं कोचिंग किया करता था, मैंने जयपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मतलब मैंने सी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, CS इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, CW इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, प्राइवेट में पढ़ा है, और 300 रुपये घंटे में भी पढ़ा है। और उस समय लगता था क्या दौलत कमा ली भाई, 300 रुपये घंटे, सुबह 3 घंटे पढ़ाओ, 900 रुपये आते हैं, और हमसे बड़ा कोई अमीर आदमी है नहीं। और आज अब देखते हैं तो बोले यार क्या था वो। बहुत बढ़िया सर, आप मतलब इतना इजी तरीके से नहीं निकले जैसे हमें लगता है कि यार कैमरा पे आए, वीडियो बनाया, हमें दे दिया, अच्छा खासा बिजनेस कोच बन गए। सर कैमरे का मैं आपको एक बताता हूँ, कैमरे की अगर बात करें, आप मेरी वीडियो देख के देखेंगे तो लगभग 270 वीडियो है। अच्छा, 270 वीडियो शूट किए। तो एक मन कहते हैं ना कि भैया यार कैमरे पे आके वीडियो तो बनानी है। सर ये जो फेम है, जो आप मुझे, मतलब मेरा जब 10,000 क्रॉस हुए थे तब मेरी 201वीं वीडियो अपलोड हुई थी, तब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए थे। तो वो 10,000 सब्सक्राइबर की जर्नी के लिए वो 200 वीडियो बनाने पड़े। और आप इमेजिन करो, आप बैठे हैं, आपने एक टॉपिक पकड़ा है, टॉपिक पे करेंगे, आप किताब लेके आए, पूरी उसकी रिसर्च की, आपने विकीपीडिया पे गए, विकीपीडिया का पेज छान मारा, 10 आर्टिकल देखे, 4 इंटरव्यू देखे, आपने कम से कम में नहीं 5-6 घंटे रोज करके 7 दिन लगा के एक कंटेंट टॉपिक रेडी किया, उसको स्क्रिप्ट लिखी, शूट किया, और फिर वो 6 मिनट में जाएगा। और वो जाके आपने अपलोड किया, आपने बकायदा शूट किया, कपड़े पहने, 4 बार प्रैक्टिस की, वो एडिट हुआ, वो शूट हुआ, वो पब्लिश हुआ, आपने भेज के उसको 50 ग्रुप में भेजा, 2000 लोगों को भेजा, और पता चला उसके 70 व्यू, फिर पता चलता है 170 व्यू, ये होता है कि 3 महीने में गए 422 व्यू। तो आदमी का ना मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि यार क्या है यार, कितना पढ़ता हूँ, कितना लिखता हूँ, कितनी मेहनत, कितनी शूटिंग। और इसीलिए मेरे साथ भी बहुत सारे लोग तैयार हुए, जब मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे, राहुल तेरे वीडियो आते हैं बहुत अच्छे, हम भी करें, करो ना साहब, साथ में करो। और बहुत सारे लोगों ने किया, बट वो एक वीडियो के बाद जर्नी खत्म, किसी की 10 वीडियो के बाद जर्नी खत्म, क्योंकि वो मोटिवेशन करते रहना। और इसमें मैं कहूँगा कि जो मेरा स्ट्रगल रहा, क्योंकि जब मैं 9 साल का था जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो अब ऐसा मान लो कि अब मैं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं डिस्कस करना चाहता, बट यह है कि 1 रुपये की कुल्फ़ी खाने के लिए भी बहुत लंबा स्ट्रगल था, कि अगर 1 रुपये की कुल्फ़ी खानी तो एक बच्चा, सोचो कि गर्मियों का टाइम है, बच्चा बैठा है और कुल्फ़ी वाला आ रहा है, टन 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 टन, सारे बच्चे इकट्ठे हैं, कुल्फ़ी खा रहे हैं, और एक बच्चा देख रहा है कि यार भाई मैं कैसे खाऊं। अब वो कुर्सी दे रहा है, जा रहा है, चला गया। अब वो रोज़ आएगा, और वो एक पीरियड है कि वो रोज़ घंटी बजाता हुआ आएगा, रोज़ लोग खाएंगे, रोज़ हम देखेंगे, और कोई 2-3 महीने में कोई एक दिन आएगा जब कोई कहेगा ले यार चल तू भी खा ले। तो वो एक कुल्फ़ी उस समय लगती थी, तो मुझे ध्यान है कि एक कुल्फ़ी खाने के लिए भी 3-3 महीने वेट करना पड़ रहा है। तो वो स्ट्रगल थे। तो उसमें क्या है कि अब मुझे क्या ना कि 10,000 सब्सक्राइबर आने में वेट होगा तो करेंगे, मतलब स्ट्रगल की आदत है, पैशंस की आदत है, चाहे मजबूरी में थी बट अब आदत है। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि यार अपन को तो 1 मिलियन भैया टच करेंगे, तो कहता है 1 मिलियन तो बहुत लंबी बात है, इतना लंबा कैसे। मैं बैठा हूँ, कितनी वीडियो लाएगी, 500 वीडियो डालनी पड़ेगी, 1000 वीडियो डालनी पड़ेगी, साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, मिलियन तो मेरा है, चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 200 वीडियो, 500 वीडियो, मुझे लक्ष्य चाहिए, टाइम की परवाह नहीं है, एफर्ट की परवाह नहीं है, जो चाहिए बस वो चाहिए, और उसके लिए सब्र करने का है। अब लोगों में बस ये नहीं है कि यार 10 वीडियो डाल दी, सब्सक्राइबर काहे नहीं आए, अब नहीं आए तो भैया अब 11वीं नहीं डालूं, गुस्सा आ गया मेरे को। किस बात का गुस्सा, किससे गुस्सा? तो कुल मिला के आप खुद को एनी टाइम मोटिवेटेड रखते हैं ग्रो करने के लिए, और वही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो आप बिजनेसमैन को टारगेट करके ये चीज़ बताते हो कि जहां आप रुक रहे हो वहीं पे कृपा अटकी हुई है। मैंने आपका कोर्स भी किया था, बेसिक भी किया था, एडवांस भी किया था, और मुझे ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं हर एक व्यापारी को आपके कोर्स की ज़रूरत है। आपकी वीडियो में जो बात होती है वो कहीं और होती नहीं है। तो हमें ये बताइए कि व्यापारी जब नर्वस होता है या काम नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता, एक लेवल पे आके अटक जाता है, तो खुद को मोटिवेट कैसे रखें? जैसे आपने अपने बारे में बताया, तो व्यापारी के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखो, मैं व्यापारी को एक चीज़ कहूँगा कि देखो सर, ऐसा है कि मोटिवेट रहना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन हो तो बताओ भाई। आप बोलो राहुल जी 2 ऑप्शन, या तो लड्डू खा लो या बर्फी खा लो, तो लड्डू नहीं खाएंगे तो कोई आदमी बर्फी खा ले। मैं तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, मोटिवेट रहना, क्योंकि तुम्हारे आसपास का जो माहौल है, तुम बात करोगे कि भाई रिश्तेदार, तो वो कहते हैं कि भैया
कहते हैं ना, हर आदमी चाहता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, बस उससे आगे नहीं। तो हर आदमी चाहता है मेरे से आगे नहीं भाई साहब। तो पॉइंट है कि आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, वो नहीं वो आपको बड़ा मोटिवेट करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा मान लो उन्होंने शायद जीवन में ट्राई किया था, उनसे हुआ नहीं। जब आप करते हो तो कहते हैं अरे मत कर भाई, फेल हो जाते हैं, मैं भी हुआ था। तो उनके दो डर है, एक तो उनके मन में ये भावना है कि यार मैं फेल हो गया, इसको समझा दूं यही सुधर जाए, और एक ही कल को मैंने ट्राई किया, मैं फेल हुआ, अब मैं तो रुक गया, कल को ये ट्राई कर रहा है और ये फेल नहीं हुआ तो और ये निकल गया तो फिर सलापन रह जाएंगे। तो आप ऐसा मान के चलो कि एजुकेशन सिस्टम आपको जॉब करवाने पे तुला हुआ है, एजुकेशन सिस्टम आपको बता नहीं रहा कि बिजनेस होता क्या है। आप कोई सी भी किताब मुझे बताओ जिसमें ये बताया गया कि बिजनेस ये होता है, नहीं बता रहे। आपको ये बता रहे कि सीवी कैसे बनाना है, आपको ये नहीं बता रहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, आपको ये बताते कि इंटरव्यू कैसे देना है, ये तो कोई सिखा ही नहीं रहा कि इंटरव्यू लेना कैसे। गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है कि भाई मैं टैक्स कैसे ले लूं तेरे से, और वो पॉलिसी तो बना ही नहीं रही कि मैं इसको सपोर्ट कैसे कर दूं। तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट खड़ी, आपके खिलाफ बेसिक समाज खड़ा, आपके खिलाफ वो जो ऑलरेडी टॉप पे पहुंच गए बड़े बिजनेसमैन वो खड़े कि साला कल को ये हमारी लीग में ना आ जाए। तो बड़ा कॉर्पोरेट आपके खिलाफ, सिस्टम आपके खिलाफ, समाज आपके खिलाफ, आपके साथ एक ही व्यक्ति है, आप खुद। और खुद को ही मोटिवेट नहीं करोगे तो क्या रखोगे। और आपको एक चीज बताता हूँ जीवन में याद रहेगी, जब भी डीमोटिवेट हो तो सड़क पे गुजरो जहां आपको लेबर दिख जाए। आपको जहां लेबर दिखेगा वहां सुपरवाइजर दिखेगा, क्योंकि लेबर अपने आप मोटिवेट नहीं होता, उसको सुपरवाइजर चाहिए। और ठेकेदार का कोई मोटिवेटर नहीं होता, वो खुद होता है। तो जो सैनिक है, जो लेबर है, जो कमजोर है, उसको मोटिवेशन चाहिए। जो राजा है, जो मालिक है, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो हमेशा मोटिवेटेड खुद को खुद ही रखना है। दुनिया की चीज़ों से बहरे हो जाओ, दुनिया क्या कह रही है ऐसी की तैसी, सारा फोकस अपने काम पे, और अपने काम पे आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो और लगे हुए हो, तो आज नहीं तो कल सफलता तो आपकी है ही। मतलब ढेरों ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इंसान को खुद को मोटिवेटेड रखना ही चाहिए। 100% ऑप्शन नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बताओ। चलो तुम मोटिवेट नहीं हो रहे, अब क्या हो गए, उदास। हाँ तो उदास होके क्या कर लोगे, बस यही कर पार्टी हुई है, बस यही कर पार्टी। हमने आपके शार्क टैंक के कई सारे वीडियो देखे और हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो शार्क्स वहाँ पे 5-7 शार्क्स बैठे हैं, आपके शार्क्स आप हमें वहाँ नजर आने चाहिए। तो आपकी क्या प्लानिंग है कि आप शार्क टैंक इंडिया में जाएंगे? देखो सर, डिपेंड करता है, बुलावा आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा। अब बुलावा कब आता है उसका इंतजार रहेगा, आता भी है नहीं भी आता मुझे नहीं पता। मुझे एक बात पता है कि मुझे बिजनेसमैन को सर्विस करनी है। शार्क टैंक में एक चीज़ क्या हो रही है सर, शार्क टैंक में जो बैठे हैं ना वो सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक। मैं उनकी कोई गलती नहीं बता रहा, बल्कि मैं सबसे पहले तो सोनी का और शार्क टैंक इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि भैया ऐसा शो लेके आए। क्योंकि जब सास भी कभी बहू थी था तो आप टेबल पे ये डिस्कशन करते थे कि आज तो मीर मर गया, तुलसी के साथ गलत हो गया, ठीक है। आपके साथ जब कुछ केबीसी आता था तो सवाल डिस्कस करते थे। तो जैसा कंटेंट टीवी पे आता है वैसा लोगों का डिस्कशन होता है। तो शार्क टैंक आने से बिजनेस का डिस्कशन हुआ, बिजनेस ओपन में आया, बिजनेस एक्सेप्ट हुआ, ये काम इन्होंने बहुत बढ़िया किया। बट जो इसमें कमी मुझे क्या लगी, हो सकता है फर्स्ट सीजन में हो, सेकंड सीजन में सुधर जाए, पार्टिसिपेंट जो थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको ये पता ही नहीं था कि अरे वैल्यूएशन होता क्या है, ये निकलता क्या है, अरे स्टेक देना कितना तो देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, आखिर ग्रोथ होती कैसे है, उनको बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं था। और वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो सब मंजे हुए खिलाड़ी बैठे थे, और उनका कोई दोष नहीं। मुझे पहले सीजन में मुझे शार्क बना दो, मेरे सामने आप आ जाओ, और मुझे पता है कि भैया आपके धंधे में दम है, पर आपको खुद को ही नहीं पता और ना आपको ये सिस्टम पता, तो मैं तो निचोड़ूंगा ना आपको। मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा नाम ही शार्क है, मेरा काम है शिकार करना। मुझे जो बेस्ट डील मिलेगी, जो काम मुझे 1 करोड़ में मिल सकता है, मैं उसके 2 करोड़ क्यों दूं, बल्कि मैं तो कोशिश करूंगा ना, एक बार 50 की भी भाव लगाऊंगा, भाई 50 में देख लो आओ तो ठीक। तो बात यह है कि वो तो घाघ आदमी बैठे हैं, कह रहे मैं निचोड़ लूं, और वो जिसको निचोड़ने जा रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जो शार्क टैंक का यूएस वाला है, वहां पे 10 सीजन आ गए, 11 सीजन आ गए, तो वहां का जो पार्टिसिपेंट आता है वो तैयार आता है कि मैं क्या करूंगा, और ये जज भी तैयार आता है कि मैं क्या करूंगा। तो मुकाबला बराबरी का लगता है। यहाँ पे मुझे लगता था एक तरफा मुकाबला था, और कई ऑडियंस है उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। चलो वो वहाँ पे बैठा, वहाँ तक पहुँचा, कुछ तो किया होगा। ऑडियंस घर पे बैठी है, उसको तो पता ही नहीं आ रहा इक्विटी क्या है, स्टेक क्या है। तो इसको मैंने इनिशिएटिव लिया कि जो चीज़ ऑडियंस नहीं समझ पा रही उसको मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। मेरा हमेशा रूल है सर, नॉलेज पे किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, नॉलेज पे किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली है।
कोई बड़ी कंपनी एक पेटेंट आविष्कार कर लेती है, दबा के बैठ जाती है, बोले नहीं बताऊंगी। कोई बढ़िया आदमी कुछ भी कर लेता है, दबा के बैठ जाता है। हमने बिजनेस की टेक्निक सीखी, दबा के बैठ गए। मैं कहता हूँ दबा के नहीं बैठना, कुछ भी तुमने सीखा है शेयर करो जनता के साथ। तो मैंने अगर आज सुबह किताब पढ़ी है तो मेरी इच्छा है कि किताब मैंने पढ़ी तो जो मैंने पढ़ा मैं तो वीडियो बना के बताऊंगा साहब मैंने क्या पढ़ा। मैंने तो एक इंटरव्यू देखा तो करूंगा शेयर। मैंने कुछ सीखा, मैंने जो सीखा ना वो मेरे लिए नहीं है, वो जनता के लिए है, तो बांटूंगा खुला। अब उससे कई लोगों को आपत्ति है कि यार ये सीक्रेट चीजें क्यों बांट रहा है। अच्छा। मेरे कई कंसल्टेंट कई कोच कहते हैं अरे यार ये कोर्स जिसके 1 लाख चार्ज कर सकते हो क्यों 10,000 में करा रहे हो। मैं कहा मैं 5 में भी कराऊंगा। 5 में मैं इसलिए नहीं कराता क्योंकि पैसा बहुत कम होता है तो आदमी वैल्यू खो देता है। आदमी कहता है अरे यार ये तो 1000 का ही तो है, तो कम पैसे की वैल्यू नहीं होती। इसलिए पैसा इतना कि जितनी उसकी थोड़ी सी वैल्यू हो, बाकी हाई वैल्यू देना नहीं है, नॉलेज जगह जगह तक बांटनी है, यही एक मिशन है। मतलब शार्क टैंक इंडिया को आपने काफ़ी छोटी छोटी बारीकी से ऑब्जर्व किया है और जो पॉइंट्स के जो आपने वीडियो बनाए हैं वो मेरे को लगता है जो भी शार्क टैंक में भी अप्लाई कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, पिच करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उनके सामने रखा, वैल्यूएशन कैसे निकालना है। मैं तो हरदम आपका यूट्यूब चैनल वैसे देखता रहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या है? मूवी देखना, मस्ती करना, गाने सुनना या कुछ स्पेशल? मेरी सिर्फ 2 हॉबी है, मूवी और बुक्स। अच्छा, मूवी देखते ओनली, हैं? बहुत। मतलब अभी तो फिर भी ऐसा मान लो कि लास्ट 5-6 महीने में, मतलब यूजुअली मैं 180 दिन में 180 मूवी देख लेता हूँ। एक मूवी डेली देखता हूँ यूजुअली। अभी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है तो मैं महीने की 5-6 देख पा रहा हूँ, पर देख लेता हूँ। तो सर आप कब देख लेते हैं? मैं तो ये समझ नहीं आता। आप वीडियो, आपके हर दूसरे दिन वीडियो आ जाता है, आपका शॉर्ट्स आ जाता है, आपके कोर्स आते हैं, आपकी क्लासेज चलती है, आप कब देखते हैं सर? देखो सर, जो चीज़ को लेके आप पैशनेट हो ना, टाइम निकल जाता है। तो कोई अगर आदमी कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि तू सीरियस नहीं है, तू पैशनेट नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे सुबह से शाम तक 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो उनको कहते भाई क्रिकेट खेलने चलेगा, बोले हाँ मैं चलूंगा। वो क्रिकेट को लेके पैशनेट है, उनको टाइम निकल जाता है। जो गाने को लेके पैशनेट है उनको गाने का टाइम मिल जाता है। तो मैं मूवी को लेके पैशनेट हूँ। कोई भी मूवी रिलीज़ होगी, मतलब मुझे ध्यान है कि KGF 2 14 तारीख को रिलीज़ हुई थी, 7 तारीख को अपन ने एडवांस बुकिंग कराई। हम 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग करा के बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूँ। और हर चीज़ ऐसी है, OTT है आजकल दुनिया भर के, तो OTT में देख लेते हैं। और बुक पढ़ने का मेरा नियम है, तो मैं ऐसा मान के चलो कि बुक आप मेरी हॉबी मान लो या मेरा काम मान लो, दोनों चीज़ एक ही है। तो महीने में 2-3 किताब मैं मिनिमम पढ़ता हूँ। और पॉडकास्ट वगैरह या फिर कोई कुछ भी यूट्यूब पे अगर मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे सीख के सिखानी चाहिए तो मैं वो ज़रूर सिखाता हूँ। तो आपकी जो नॉलेज है आप जनता को वीडियो के माध्यम से तो दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई बुक वगैरह आप लॉन्च करें, तो कब तक लाने का इरादा है? सर उस पर वर्किंग चल रही है। वैसे मैंने वादा पिछले साल किया था कि मेरी बर्थडे पे निकालूंगा, और वो वादा टूट गया। लेकिन अब की बार मेरा कोशिश है कि 21, 22, 23 को एक हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। जयपुर में इवेंट हो रहा है और ऑल ओवर इंडिया के 300 से ज़्यादा लोग आएंगे। तो पूरा 3 दिन के लिए होटल बुक है और पूरी मस्ती चीज़ें होने वाली है। तो हमने उस दिन, मेरी इच्छा है कि उस दिन वो बुक लॉन्च हो जाए। तो बुक लिखने की प्रोसेस में है। आई होप 15 जून 20 जून तक पब्लिश, मतलब कंप्लीट हो जाएगा कंटेंट, और 1-1.5 महीने में उसको पब्लिश करके 21, 22, 23 को लॉन्च करेंगे। आप भी इनवाइटेड हैं, आइए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, जो नए स्टार्टअप है या जिनके पास आइडिया है, जिनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो उन स्टार्टअप के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका मेन टॉपिक मैं देखता हूँ कि आप जो रेगुलर जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत बिजनेस सेट है, जो आगे ग्रो करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए आप चीज़ें बताते हैं। स्टार्टअप वालों के लिए कुछ कहना चाहिए? सर मैं स्टार्टअप वालों के लिए देखा जाए तो मैं बड़े वीडियो या कोई भी चीज़ स्टार्टअप पे फोकस नहीं बना के, मैं बिजनेस पे फोकस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि कहते हैं ना, एक बार में एक चीज़ पे ग्रो करना चाहिए। मुझे क्या लगता है, स्टार्टअप की सर्वाइवल रेट थोड़ा कम है। 100 स्टार्टअप सोचते हैं कि यार ये आइडिया मैं लेके आता हूँ, तो उसमें से उनके साथ 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, तो पता चलता है कि 80 से 90% नहीं पहुँच पाए, 10 ही पहुँच पाए। अब मुझे लगता है कि मैं 100 आदमियों के साथ 3 साल मेहनत करूँगा और लास्ट में एंड पे मुझे 10 लोग मिलेंगे सक्सेसफुल, उसकी भी गारंटी नहीं। हो सकता है 10 मिले, 5 मिले, 2 मिले, लेकिन 100 के 100 नहीं मिलेंगे, पक्का पता है। लेकिन अगर मैं इसी 3 साल में किसी बिजनेसमैन को पकड़ लूँ, तो आप ऐसा मान के चलो कि मैं 3 साल में 10,000 बिजनेसमैन को पकड़ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और उनमें से 80 से 90% की ग्रोथ होगी, ये मैं लिखित में आपको दे सकता हूँ। तो स्टार्टअप पे कंटेंट नहीं बनाने का कारण यह है क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है एफर्ट ज़्यादा है,
रिजल्ट थोड़ा कम है और मुझे अभी इम्पैक्ट लेके आना तेजी से, तो मेरा फोकस बिजनेस है। लेकिन जो स्टार्टअप लोग हैं उनको मैं कहता हूँ कि देखो भविष्य आप लोगों का ही है, असली जो गेम है भारत में, जो मेन चेंज आएगा वो आएगा आपका ही। तो स्टार्टअप आप ऐसा मान के चलो कि अगर आपके पास, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, आज आपका कई लोग स्टार्टअप कहते हैं मेरे पास भैया पैसा नहीं है, फंड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को एक महीने में अगर 100 लोग कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है सर जी, मेरे पास पैसा नहीं है, स्टार्टअप तो बढ़िया है, मुझे महीने में 300 लोग कहते हैं कि सर जी पैसा पड़ा है, कहाँ लगाएं, ढंग के लोग ही नहीं है। ये वही वाली बात होगी कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भैया, एक तरफ लोग कहते हैं कि यार बेरोजगारी बहुत है, और एक तरफ बिजनेसमैन कहते हैं कि मैं तो आदमी नहीं मिलता। सेम चीज़ है, स्टार्टअप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, और इन्वेस्टर कह रहे हैं कि भैया मैं स्टार्टअप नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ सर अगर आपके कॉन्सेप्ट में दम है, आपका आइडिया यूनिक है और ये क्रांति ला सकता है, सर इन्वेस्टर आपस में लड़ेंगे, बाल खींचेंगे एक दूसरे के आप में इन्वेस्ट करने के लिए। आप है ना, इन्वेस्टर ढूंढने पे एनर्जी लगाने से अच्छा अपने आइडिया को बेटर करने में एनर्जी लगाओ। इन्वेस्टर तो लाइन लगा के तैयार बैठे। मैं बहुत बार आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, मैं आपको काफ़ी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बहुत लोग आपसे 1-to-1 करना चाहते हैं। और 1-to-1 का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है? हमने तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, अब आप अपने क्लाइंट्स को, अपने बिजनेसमैन को कैसे टाइम देते हैं वो बताइए। सर 1-to-1 की बात ऐसी है, देखो सर मेरा जिस तरह का शेड्यूल है ना, मैं वैसे कहता हूँ कि वैसे तो मैं ऑटो पायलट पे हूँ। अगर मैं 10 दिन ऑफिस नहीं भी जाता कि भाई ठीक है आज से अपन 10 दिन अपन दोनों बिल्कुल अमरनाथ की यात्रा पे चलते हैं, तो ये फ़ोन यहीं छोड़ जाऊँगा मैं, ये फ़ोन यहीं छोड़ जाऊँगा, फिर ये नहीं बजेगा पीछे। वो पूरा मैनेजमेंट है, वही मैं सिखाता हूँ। ओके, मेरी कोचिंग ये है कि भैया आपके बिना चलना चाहिए। जो ऑपरेशन है, जैसे अगर मेरा बिजनेस अभी है कि महीने में भैया 2000 लोग रजिस्टर्ड होते हैं और उन लोगों का ट्रेनिंग होती है, जो भी काम होना है वो मेरे बिना चल जाएगा। हाँ, मेरी ज़रूरत क्यों है, इस 2000 को 3000 करने के लिए मेरी ज़रूरत है, बाकी 2000 तो मेरे पीछे से चलेगा। लेकिन मैं फिर भी ऑफिस क्यों जाता हूँ, पैशन। एक बार मैं 10 वीडियो बना के छोड़ दूंगा, वीडियो डलती रहेगी, लेकिन मुझे चाहिए कि आज सुबह क्या चल रहा है। आज सुबह अखबार में आदमी ने कुछ पढ़ा और वो जानना चाहता है, उसके मन में है कि यार मैं जानूं मैं जानूं मैं जानूं, और मेरी वीडियो 17 दिन बाद आएगी। क्यों? सही। सुबह अगर उसने पढ़ा है और मुझे लग रहा मेरे काम की चीज़ है, मैं दोपहर में वीडियो बनाऊंगा, शाम को एडिट कराऊंगा, और रात तक भैया वो पोस्ट होगी, होनी चाहिए। तो इसलिए एक तो मैं रहता हूँ, दूसरा मेरी टीम अभी 30 से 35 आदमियों का स्टाफ है, और 3 साल में मुझे इसको 300 से 400 लेके जाना। तो ये शुरुआती पिलर है जिन पे मुझे 270 लोगों की नींव रखनी है। तो इसलिए इन लोगों को मेंटर करने के लिए, क्लोजली गाइड करने के लिए मैं जाता हूँ। तो मेरे पास इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा बचता नहीं है। तो जो भी 1-to-1 कंसल्टिंग है वो मैं किस प्रकार से करता हूँ कि मेरा एक बैच चलता है जिसका मैंने नाम दिया बूट कैम्प। तो मैं कहता हूँ देखो 3 तरह के कोर्सेज हैं। तो एक बेसिक कोर्स है जो हर संडे 10 से 2 होता है। उसमें मेरा पर्पज़ है सिर्फ आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना कि भैया आखिर चल क्या रहा है, आखिर तुम बिजनेस में अटके हो तो इसलिए अटके हो, और अगर ये टॉप पहुंच गए तो इसलिए पहुंच गए। तुम तो पहले जागरूक हो, दुनिया को, देश को ब्लेम करना बंद करो। तुम तो ये मानो गलती मेरी है, मैं सीखूंगा। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैं आलसी था, ठीक, और वो सीख के फिर आगे बढ़ो। तो एडवांस कोर्स उसमें से जो लोग कहते हैं कि सर मानते हैं गलती और आगे बढ़ना है, तो एडवांस कोर्स है जो 12 दिन का होता है, और हम हर बुध गुरु शुक्र को सुबह 7 से 9 उठ के एम्प्लॉय, फाइनेंस, माइंडसेट, सभी टॉपिक्स पे डिटेल में बातचीत करते हैं, और पूरा 1 महीना में उनके टच में रहता हूँ। और ये लाइफ टाइम कोर्स है कि कल को आदमी कह दे कि भाई इस महीने नहीं हुआ तो दोबारा 5 बार, जब तक तेरे जीवन में बदलाव नहीं होना तू आता है। फिर उसमें से कई लोग कहते हैं नहीं सर मेरी कंपनी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, या मेरी कंपनी तो ऐसी है कि आज तो 2 करोड़ पे है पर इसमें 200 का पोटेंशियल है, तो मुझे तो एक बार आप घुस के गाइड करो ना। मुझे ये बताओ कि मैं मेरी दुकान में मेरे स्टाफ के साथ क्या करूं। मुझे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाहिए। मुझे स्ट्रेटजी नहीं चाहिए कि रिटेल सेक्टर में क्या होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि मेरी दुकान है जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इस दुकान में क्या होना चाहिए ये बताओ। तो उसके लिए हम जो बूट कैम्प लॉन्च करते हैं, बाकायदा हम एक बैच में 60 से 70 लोग रहते हैं, और मेरी 10 जनों की टीम उनके साथ लगती है। और हमारा फोकस है 6 महीने उनके साथ हम लगते हैं, और एक महीने में एक चीज़ सुधारते हैं। तो एक डिपार्टमेंट पकड़ा, पूरे महीने उसके साथ मथेंगे, उसको ठीक करेंगे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, और ये वाला कोर्स इस तरह से चलता है। तो इस कोर्स में जो मेरे पार्टिसिपेंट हैं जिनके बिजनेस में बहुत घुस के बात करता हूँ, इस रिगार्डिंग में उनसे 1-to-1 बातचीत कर लेता हूँ। बाकी बेसिक वालों से, एडवांस वालों से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती, और उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि सर जी आप लोगों का प्यार इतना मैं क्या करूँ। 2500 आदमी
अगर हर महीने जुड़ेंगे कि 250 लोग एडवांस हर महीने करेंगे तो मैं एक एक से एक महीने में एक 1-to-1 करूंगा ना, तो सर पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1-to-1 मैं वैसे कर लेता हूँ, और आपकी शिकायत दूर करने के लिए ही मैंने वो सेशन किया है जो कि मैं 21-22-23 को कर रहा हूँ, कि हर 3 महीने में एक बार एक होटल लेंगे, रिजॉर्ट लेंगे, 3 दिन आएंगे, ज्ञान भी सीखेंगे, मस्ती भी करेंगे, नेटवर्क भी करेंगे, और मैं खूब आपसे मिलूंगा। तो मिलते हैं उस रिजॉर्ट में। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राहुल मालोदिया से आपको अगर कनेक्ट होना है, 1-to-1 करना है, तो उसके 3 स्टेप है, बेसिक, एडवांस और बूट कैंप। तो बूट कैंप में जाइएगा और 1-to-1 कीजिएगा। ये बात है ऐसा ही सर? है। अच्छा, विवेक बिंद्रा जी जो हैं उनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और जब से आपको फॉलो किया हूँ तो मुझे आपसे कुछ अलग सी वाइब्स आती है। वो एक देसीपना झलकता है कि हाँ यार कुछ बात है बंदे में, और वो चीज़ हमें समझ में भी आती है। और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, सर आप तो विवेक बिंद्रा जी से भी अच्छा समझाते हो। तो विवेक बिंद्रा जी से आप क्या इंस्पिरेशन लेते हैं, या उनके बारे में क्या समझते हैं, उनके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताइए। सर देखो, बिजनेस कोचिंग की बात किया जाए तो एक तरह से वो भीष्म पितामह वाली भूमिका में, क्योंकि बिजनेस कोचिंग को आम आदमी जानने लगा उनके थ्रू। ये बात सही बिजनेस कोचिंग की दुनिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल उनका, है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बिजनेस की दुनिया में की है। और मैं उनको कहने का मतलब इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने कोई चीज़ चालू की, और अच्छी बात है। और जब भी ऐसा करते हैं, कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग आते हैं जो कैटेगरी खोल देते हैं कि आज के पहले कोई चीज़ थी नहीं, अब इन्होंने कर दी तो अब ये कैटेगरी हुई। अब जब कैटेगरी खुल गई तो 10 और आएंगे, 100 और आएंगे, 1000 और आएंगे, और अपनी अपनी स्टाइल से समझाएंगे। और हर आदमी का बात करने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति का कनेक्ट होने का तरीका अलग है। तो कोई व्यक्ति विवेक बिंद्रा जी से ज़्यादा बेटर कनेक्ट होता है, कोई व्यक्ति मेरे से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। मेरा बस क्या रहता है, मुझे क्योंकि एक सीए होने के नाते, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट होने के नाते, मैं कुछ टेक्निकल बातें थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। और एक भाई मेरे टेक्निकल चीज़ें मेरे, अब एज अ सीए मैंने पढ़ा है कि भैया मैंने तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो भी पढ़ा है, ये डिग्री भी ली है, तो उसका एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं एक एक्स्ट्रा बता पाता हूँ। एक मुझे जो लगता है कि कंसल्टिंग का मैंने रेमंड वोल्टास को पर्सनली संभाला, और एज अ सीए मैंने 7-8 साल प्रैक्टिस की। तो अंदर क्या चल रहा है, मैंने मतलब एक्चुअली सर मैं पर्सनली ना दुकानों पे जैसे होता है ना, बेसमेंट की दुकान है, तो मैं एज अ सीए हूँ, रिटर्न भरनी है, तो मैं बकायदा बेसमेंट की दुकान में गया, वो बंदा बैठा है, फिर वो उसके बाद बैठाने कुर्सी नहीं थी, तो एक वो माल पड़ा था बोरी, उसी पे बैठ गए, वो प्लास्टिक के कप में एक चाय आ गई और वहीं से बात हो रही है। तो उसकी प्रॉब्लम मैंने उस लेवल पे समझी है। फैक्ट्री में जा रहे हैं, वो बंदा बैठा है और राहुल जी चलो दिक्कत हो गई, फिर लेबर से भी बातचीत हो रही है। तो मैंने फैक्ट्रियों में जाके, दुकान पे जाके, गोदाउन में जाके अंदर की बातें सुनी। और एज अ सीए आपको पता है, सीए से हर आदमी अपने राज खोलता है। सही बात। तो अंदरूनी बातें, वो जो दुख, वो परेशानी जो आज तक किसी को नहीं बताई, वो उन्होंने खुल के मेरे को बताई, और वो क्या कारण है वो भी मुझे बताया। और एज ए कंसल्टेंट मेरे को उन बड़े लोगों के पास बैठने का भी मौका मिला, तो वो चीज़ भी निकली। तीसरा, सीए का थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड था, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी बोल देते हैं, थोड़ा सा देसी अंदाज में बोल देते हैं, ये तरीका है। बाकी मैं कहूँगा कि आप कंपेयर मत करो कि विवेक बिंद्रा जी ऐसे या राहुल मिर्जा जैसे। सोनू निगम अपनी जगह सोनू निगम है, अरिजीत सिंह अपनी जगह अरिजीत सिंह है, लता दीदी और श्रेया घोषाल है। दोनों अच्छे सिंगर है, दोनों का अच्छा गाना है, कोई किसका फैन है, कोई किसका फैन है। That's it. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमसे खास बातचीत की, और ऑडियंस को भी आपने बहुत तरीके से समझाया खुद के बारे में, बिजनेस के बारे में, और उनको ग्रो करने के बारे में। और हम इसी तरह की सीरीज़ में आगे लाते रहेंगे बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू, और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।